कहते हैं कि गुरु जो होते हैं अभी भविष्य के जीवन की एक नींव रखते हैं और छात्रों को आने वाले जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान ऐसे कई विरोधाभासी चीज़ें सामने आई जिससे पता चलता है कि भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारे छात्र काफ़ी हद तक पिछड़ जाते हैं और उसका सीधा सीधा असर हमारे रोजगार पर भी पड़ता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी योग्यता से और अपने अनुभव से छात्रों को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं और लगातार उनके ग्रूमिंग में और उनके विकास में सहयोग देते हैं। और उनके लिए जो फीस का मुद्दा है या जो फाइनेंशियली मुद्दा है वो उनके सामने उनके आड़े नहीं आता। ऐसे लोग लगातार दशकों से बच्चों का, छात्रों का प्रोत्साहन करने में, उन्हें ग्रूमिंग करने में, उनका विकास करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो पूर्वी दिल्ली में अपनी क्लासेस चलाते हैं बीटीबी के नाम से, और ये शिक्षा से करीब 3 या उससे भी ज़्यादा दशकों से जुड़े हुए हैं, जो 87 से इस फील्ड में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लगातार उनके विकास के इस क्रम में जुड़े हुए हैं और उन्हें प्रोत्साहन करते हैं। हमारे साथ हैं राजीव गुप्ता जी। हम आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके लिए शिक्षा क्या है। नमस्कार। एक बहुत रेलेवेंट और बहुत अच्छा प्रश्न जो हमेशा से हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहा है और हमेशा हमारे को प्रेरित भी करता है और लगातार एक सोचने को मजबूर करता है कि शिक्षा कैसी हो और उसका स्तर कैसा हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो देश है वो गुरुओं का देश है, संतों का देश है, जिसमें सदा से ज्ञान का प्रसार, मतलब हमेशा ज्ञान का प्रसार रहा है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है उसकी जो धरोहर है, इतना ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, हमारे पूर्वजों के पास है, उनकी धरोहर हमारे पास है। यदि हम कहीं ना कहीं उसको भी अगर हम संजो के रखें और कहीं उसके अनुरूप हम कार्य करें तो मुझे लगता है कि हम उससे भी केवल उसी शिक्षा से ही हम बहुत आगे आ सकते हैं। और आज भी हम ये मानते हैं समस्याएं सदा रही हैं या चैलेंजेस सदा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षा एक ऐसी धुरी है, एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा पिलर है जिससे कि हम बाकी सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। बहुत जरूरत इस बात की है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनका वो तन मन धन से इसको आगे बढ़ाएं और यही आज की जरूरत है। सर, जो आज के हमारे मौजूदा शिक्षा पद्धति है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें, जो पढ़ाई हो रही है या आपके ज़माने में होती थी या अब हो रही है, वो उसको आप क्या पाते हैं, क्या उसका स्तर है? देखिए, मैंने कहा कि ये लगातार एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है कि हमने सफाई 2 दिन सफाई की और 4 दिन हमने सफाई नहीं की। तो एक ये लगातार प्रक्रिया है जो कि एक निष्पक्ष भाव से सदा चलनी चाहिए, सरकारी स्कूल हो या दूसरे स्कूल में। और अगर हम ये जानते हैं, समझते हैं कि सरकारी स्कूल में सुविधाएं कम है और दूसरे में ज़्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी कमी है कि हमने ये जानते हुए कि ये समस्या भी हम जान रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम हमारी सरकारें और सरकारों के साथ साथ हम लोगों ने अगर मिलकर इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा इशू है और मैं समझता हूँ कि ये कमी तो बिल्कुल है। लेकिन पिछले 3 दशक में या 2 दशक में एक निजी स्कूलों की जो ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ का कारण आप क्या देखते हैं? हमारा जो सरकारी शिक्षा का ढांचा है वो पिछड़ गया है या समर्पण की कमी है? क्या रीजन है सर इसका कि इतनी तेजी से निजी स्कूल का, मतलब ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुई है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा का जो निजीकरण है, व्यवसायीकरण है, ये एक बड़ा कारण है। ये तो हमेशा रहा है कि जाहिर सी बात है, यदि व्यवसायीकरण होगा तो जीतेगा वही जो पैसा लगाकर पैसा कमाएगा, और व्यवसाय शिक्षा होना ही नहीं चाहिए। मैं एक बड़ा रेलेवेंट एक पॉइंट में से जोड़ना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा को रोजगार से ना जोड़ा जाए। यानी वो ये कहना चाहते थे कि ज्ञान जो है, और हमारे इतिहास में भी है ये, और उनका कहने का अर्थ था कि जो ज्ञान है, पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ज्ञान अर्जित कैसे किया जाए, बस उसी पर ही हमें फोकस करना चाहिए। ये जो विचारधारा थी, और आज मुझे बहुत बुरा लगता है, इवन में जब जो है सरकारी भी जो हमारे पैम्फलेट्स हैं, प्राइवेट तो है ही हैं, उनकी जो पहली लाइन है वो ये है कि आपको रोजगार की गारंटी है। वो जॉब ओरिएंटेड जो बात कही जाती है, यानी
जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, प्रसार के लिए नहीं बुलाया जा रहा। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट आज बीटेक थर्ड ईयर में है, उसने बीटेक कंप्लीट नहीं किया, उसने एक डिग्री कंप्लीट नहीं की और उसे पता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री मुझे इतने का पैकेज मिल जाए, मान लीजिए उसे कह दिया जाए कि आपको इतने का पैकेज मिल जाएगा और वही पैकेज उसको डिग्री खत्म होने से पहले ही बीच में ही उसको कहा जाए कि ठीक है ओके आप ये पैकेज ले लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि मोर देन 50% स्टूडेंट जो है वो उस स्टडी को छोड़कर सीधा उस पैकेज को ले लेंगे और जॉब करना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स ने और सरकारों ने मिलकर ये जो तालमेल होना था, जो मिलकर एक काम करने की जरूरत थी, उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग रही है। और आपने जो क्वेश्चन किया कि पहले और अब में फर्क है, फर्क एक ही है, वो है वेबसाइट का, एक ही फर्क है। और हालांकि पहले भी जो है वही होता था, काफी फर्क उस समय था। मुझे याद है कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो तब भी ऐसा ही था कि आगे के जो बेंचेस होते थे उसमें हमारे जो तेज बच्चे होते थे, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, वो आगे होते थे और हम लोग पीछे होते थे। और उस चीज को हम लोग तोड़ने की कोशिश भी करते थे हम। और हालांकि सहयोग टीचर्स ज्यादा अच्छा करते थे कंपैरेटिवली, आज से वहाँ सहयोग में ज्यादा मिलता था। और यही चीज ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, इसमें जो लास्ट बेंचर्स हैं कैसे उनको आगे लाया जाए। लास्ट बेंचर्स डजंट मीन फॉर द क्लास, यानी किसी भी क्लास में, किसी सोसाइटी में देयर आर लास्ट बेंचर्स, उसको आगे लाया जाए। एक ऐसा सिस्टम हमारे को मेंटेन करने की जरूरत है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे आगे आए। और वो आगे क्यों नहीं आ पा रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम बीइंग ए टीचर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई वांट टू से कि हम रिस्पॉन्सिबल है कि हमने शायद कहीं और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी टीचर्स को। ये हैव और हैव नॉट वाला जो एक डिवाइड है, हमारी एजुकेशन इसको नहीं खत्म कर पाई है। इसके क्या, जबकि मकसद वही था, क्या इसके कारण आप मानते हैं? यानी हमने अच्छा सिस्टम दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे वो प्राइवेट लेवल पे। तो हमें इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं और बहुत सारी अच्छी प्लानिंग्स हैं, सरकार की अच्छी नीतियां भी आ रही हैं। और अब जो स्टेम एजुकेशन की बात हो रही है, अब जो नया सिस्टम आया है, वाकई में वो सराहनीय है और वो इसी दिशा में एक कदम है। और मुझे लगता है कि जो है अब शायद और अच्छा तालमेल हमें देखने को मिलेगा। और खासतौर पे जो स्किल जो डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उसको शिक्षा के साथ जो जोड़ा जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। तो सर, ये जो पिछला एक साल जो रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा चोट पहुंचाने वाला रहा। महामारी फैली, स्कूल बंद हो गए, लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा गया, लेकिन इसी बीच कुछ लोग छोड़कर ऐसे स्थानों पर चले गए जहां पर ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी या स्मार्टफोन या नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी। तो क्या सरकार को शिक्षा में क्या सुधार करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसमें मुझे जो लगता है, हालांकि समस्या तो बिल्कुल है। जब हम सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो एक डिवीजन है कि एक डिवीजन है कि ये सरकारी स्कूल का मतलब ये वीक बच्चे हैं और ये प्राइवेट स्कूल का मतलब दे आर टेकिंग हैवी लाइक ट्यूशंस, है ना, वो अच्छी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं। तो ये डिवीजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए परेशान करने वाला है, राइट। इसको हमें जरूर एक हमेशा से एक चैलेंज रहा है, इसको देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक हमारा जो सरकारी तंत्र है या हमारी जो प्लानिंग्स हैं, जब हम प्लानिंग्स की बात करते हैं तो उसमें जरूर इस चीज़ को ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस तरह से अब हम जो है उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, किस तरह से हम लोगों को आपस में जोड़ के चला सकें और बैलेंस करके दोनों तरह के जो पोर्शंस हैं उनको हम एक साथ लाएं। सर, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या देखने में आती थी पिछले कुछ सालों से, अभी तो एक साल लॉकडाउन का रहा है तो इसलिए ज़्यादा खबरें नहीं आई हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम और रिजल्ट के दिनों में बच्चों के सुसाइड की बहुत सारी खबरें आती थी। क्या कारण है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से मेंटोर नहीं कर पाते, ग्रूमिंग नहीं कर पाते, एक असफलता मिलने के बाद वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं? या टीचर, परिवार या हमारा समाज इस चीज़ को कैसे दूर करेगा? जो मैंने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली हमारी है, असल में वो एक ऐसी धुरी है, वो एक ऐसा पिलर है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का निदान कर सकते हैं। और पहले हमारे यहाँ 16 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इतने विषय हुआ करते थे कि जिसमें हर तरह का विषय लिया जाता था
कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था, मनोविज्ञान की पढ़ाई की जाती थी। आज हमने कहीं ना कहीं उनको एक टारगेट सा दे दिया है, परसेंटेज का टारगेट दे दिया। हमने उनको बांध दिया मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में। कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्रीज हमने लगा दी हैं वो थोड़ा सा गलत है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें टीचर्स को जरूर इसमें एक होमवर्क करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को बुकिश ना करके स्टूडेंट्स को जरूर कुछ ऐसा उनको मनोविज्ञान जो है जरूरी है। और वही मैंने आपसे कहा कि जो अब जो नई शिक्षा प्रणाली को जो जोड़ा जा रहा है उसमें वाकई में एक बदलाव है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीजें अगर हमारे को मिल जाती हैं, हम कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल जुड़े रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं उतना वास्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम बहुत जल्दी सीख पाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली सीख पाते हैं। और ये जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बड़ा है। ज्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से वो चीजें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये हमारे को समस्याएं नहीं आएगी और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो शिक्षा देने का मूल मंत्र क्या है? ग्रहण करने के लिए तो बहुत सारी शर्तें हैं, भाई आप विनम्र हो जाइए, गुरुजी के पैर छूजिए, प्रणाम भी करिए, आप अच्छी बातें सीखिए, ये करिए। टीचर के लिए क्या गुरु मंत्र है? टीचर कैसे शिक्षा प्रदान करे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐश के जो इच्छुक हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे जो पॉकेट मनी के लिए पढ़ाते हैं, हम उनको इसीलिए मैंने कहा कि व्यवसायीकरण का अर्थ बाकी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, दूसरे बिजनेसेस हो सकते हैं, और शिक्षा कहीं ना कहीं आपके में हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। टीचर्स हमारे जो है वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये भाव लेकर ही पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भाव है तभी हमें हक है हम पढ़ाएं। उसी को हक है जिसके अंदर ये भाव है कि हमें वास्तव में ये एक स्टूडेंट नहीं है, ये जो है राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक छोटा सा कदम है। हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि एक दिया हम जलाएं, एक दिया हम जलाने की बात करते हैं। तो वो जो है हर स्टूडेंट हमारे लिए एक दिया होना चाहिए कि जिससे कि हम जो है पूरे संसार का वो प्रकाशमान कर सकते हैं। ऐसा भाव टीचर्स के अंदर होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी सोसाइटी अच्छे से आगे बढ़े। तो सर क्या इस तरह का परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? मैं देख पाता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीच में हमारे को अवरुद्ध भी करती हैं, नुकसान भी पहुंचाती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे पीछे एक साल गया तो बहुत सारी चीजें बड़ी सी डिस्टर्ब सी हुई हैं। बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लाइक हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ, दूसरे सेक्टर में शायद नहीं हुआ होगा, इंडिविजुअल तो खैर अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो प्रणाली बनाई गई है, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे। सर आप पुराने शिक्षक हैं, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, बच्चों की कमी कमजोरी को पकड़ते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कैसे पढ़ें और अपना मनोबल कैसे ऊंचा रखें? आज का जो समय है वो एक प्रतियोगिता का समय है, कंपटीशन का टाइम है और आगे बढ़ने की होड़ है। लेकिन इसमें एक समन्वय बनाने की जरूरत है। मैं सभी से ये अपील करूंगा कि वो जिस क्षेत्र में, जिस कक्षा में, जिस क्षेत्र में, जिस कोर्स में वो कार्यरत हैं, कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें वो अपना फोकस बढ़ाएं। वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसको कहाँ लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक एम देने की जरूरत है। वो गेम्स में भी हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज में भी हैं, वो शिक्षा में भी हैं। तो कैसे उसको समन्वय तैयार किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स को ये के साथ बात की जाए, उनसे कम्युनिकेशन अच्छा किया जाए, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो। उनसे अच्छा कम्युनिकेशन आज के टाइम पर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अननोइंगली दे आर डिस्टर्ब। उनकी कंसंट्रेशन खराब हुई है, उनकी लगातार बैठने की जो पढ़ाई में जो लगते थे, स्कूल में जो 5 घंटे 6 घंटे बैठते थे, तो वो रूटीन उनका खराब हुआ है। उनका सोने का, उठने का, पढ़ने का, खेलने का। इंडोर गेम्स तो हुए हैं, आउटडोर गेम्स भी बहुत जरूरी हैं, आउटडोर गेम्स डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को हमारे को फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। हमारे को फिर से उन गेम्स को खड़ा करना पड़ेगा, शारीरिक शिक्षा को हमें फिर से अच्छे से खड़ा करना पड़ेगा। और इस सब के लिए हमारे को स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है, तभी वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रेरक वीडियोस के लिए देखते रहिए आप हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।